ठीक है, देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक डालो आज का। आज हम लोगों को करना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखो भाई, ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है बहुत ही पुराने हैं। ये समझ लो ये लॉज उस टाइम के हैं जब मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। ठीक है ना, और ये लॉज लगभग 1750 से 1850 के बीच में दिए गए। समझ रहे हो? तो ये लॉज मूल कॉन्सेप्ट से पुराने लॉज है। ठीक है ना, पूरी केमिस्ट्री का बेसिस, शुरुआत समझ में आ रहा है? पूरी केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी। ठीक है ना, इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लॉज आते हैं जिनकी स्टडी हमें करनी है। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला लॉ आता है, सबसे पहला लॉ आता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एंटोइने लेवॉइजर ने। एंटोइने लेवॉइजर ने ये लॉ दिया था। और ये लॉ, वैसे टाइमलाइन याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये तुम्हें समझाने के लिए कि कितना पुराना लॉ है। ये लॉ 1759 में आया था। ठीक है, ओके। इनको कहा जाता है, एंटोइन लेवॉइजर को कहा जाता है, ये है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक केमिस्ट्री के जनक हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनका जो लॉ है वो क्या स्टेटमेंट देता है भाई? ठीक है ना, इनका जो लॉ है वो क्या स्टेटमेंट देता है? पहला लॉ है, ये लॉ बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction. In a chemical reaction, किसी एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो प्रोड्यूस हो सकता है, समझ में आ रहा है, ना तो क्रिएट हो सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया है? इस एक्सपेरिमेंट में मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है ना, और उस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सॉल्यूशन रख लिया है। ठीक है ना, एक सॉल्यूशन रख लिया है मैंने, NaCl का सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, और मैंने क्या कर लिया, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने सॉल्यूशन रख लिया है किसका? इसमें सॉल्यूशन रख लिया है AgNO3 का सॉल्यूशन। दोनों ही क्लियर सॉल्यूशन है, दोनों ही कलरलेस दिखते हैं, लेकिन जब, ठीक है ना, दोनों का मैंने अलग अलग वेट ले लिया है, W1 W2। लेकिन जब मैं इसको इसमें डालूंगा, समझ में आ रहा है, तो इसमें डालूंगा तो यहां होगी केमिकल रिएक्शन। यहां होगी केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? और केमिकल रिएक्शन से यहां व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा, व्हाइट PPT बनेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम उसको वेट मशीन में ऑब्जर्व करेंगे तो पहले जितना मास था वही मास बाद में रहेगा। तो हमारी रिएक्शन हो रही है, मान लो ये हमने लिया है AgNO3 एक्वस, और साथ में लिया है NaCl एक्वस। और इस रिएक्शन से क्या बनेगा? इस रिएक्शन से बनेगा AgCl सॉलिड। यही बन रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, और साथ में क्या बन जाएगा? साथ में बन जाएगा NaNO3 एक्वस। तो इस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? इस लॉ के हिसाब से मास ऑफ AgNO3 प्लस
मास ऑफ NaCl, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा, ये जो मास है ये मास बराबर होगा मास ऑफ AgCl प्लस मास ऑफ NaNO3, मास ऑफ NaNO3, इसके बराबर मास होगा। समझ में आ रहा है? बोलो भाई हाँ या ना। अच्छा तुम लोगों को तो नाम भी लिखना बताया है मैंने, बोलो हाँ या ना। नाम लिखना बताया है ना, सबके नाम लिख सकते हो। तो इसका नाम होगा, इसका नाम होगा सिल्वर, इसका नाम होगा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर, इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। और इसका नाम होगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। आ रहा समझ में सभी को? बोलो भाई हाँ या ना। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता ना ही डिस्ट्रॉय होता है। कोई भी एग्जांपल लिख लो, फाइनली अगर किसी तरीके से वेट निकालोगे तो तुम ये देखोगे कि वेट ना तो क्रिएट हो रहा है और वेट ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। समझ में आया? राइट डाउन कर लो इसे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? बढ़े आगे। चलो दूसरा हमारे पास लॉ आता है बेटा, सेकंड, सेकंड, इसको लिखो लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर बोला जाता है डेफिनेट, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर बोला जाता है डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। अब ये जो लॉ है, ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि अगर नेचर में कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड, तो उसमें जो एलिमेंट्स का मास रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल पहले बताता हूं मैं। इस केस में एग्जाम्पल है मेरे पास, मान लो H2O।
अब इतना तो तुम्हें पता ही है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। इतना तो 9 10 में पता ही होगा ना। ठीक है, तो अगर मैं इसमें रेशो निकालना चाहूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा भाई, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 × 1, और 1 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास है 16। तो यहां पर मास का रेशो कितना आएगा बेटा, 2:16। अगर मैं दोनों को 2 से कट कर दूं तो ये हो जाएगा 1:1:8। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो होता है 1:8। अब चाहे इसका सोर्स कुछ भी हो, ठीक है ना, चाहे इसका सोर्स कुछ भी हो, चाहे आपको वाटर मिला हो, चाहे वो टैप वाटर हो, टैप वाटर मतलब घर के नलके से जो पानी आ रहा है, चाहे वो रिवर वाटर हो ऑब्वियसली प्योर करने के बाद रिवर वाटर हो, चाहे आप इंडिया में देखो, चाहे आप यूएसए में देखो, कहीं पर भी अगर वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:8। अगर ये रेशियो चेंज हो गया इसका मतलब वो वाटर नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर ये रेशियो चेंज हो गया तो वो वाटर नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CO2, या फिर रुक जाओ, अगर रेशियो चेंज हो गया तो क्या करेंगे वो देखते हैं। देखो एक एग्जांपल है H2O2, ठीक है ना, H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे तो इसमें हो जाएगा 2:1, इसमें हो जाएगा 2:16। समझ में आया, 2:16। तो ये हो गया, इसमें 2 और 2 काट दो, तो इसमें जो रेशो निकल कर आएगा, इसका रेशो निकल कर आएगा 1 रेशो, इसका रेशो निकल कर आएगा 1:16, सॉरी सही किया ना, इसका रेशो कितना निकल कर आया 1:16। तो अगर 1:8 की जगह 1:16 हो जाए तो बेटा ये जो है ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ में आ रहा है, जहां वाटर पूरी तरह से न्यूट्रल है हम इसको ड्रिंक कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड में बहुत ही डेंजरस होगा। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आपने इसको पी लिया तो ये सब जला देगा अंदर। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मास रेशियो फिक्स्ड होने की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसको समझो, ठीक है, ओके। तो ये कंपाउंड है वाटर और ये कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 3, एग्जाम्पल 3 है CO2, कार्बन और ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो हो जाएगा 12 रेशो, ये 2 है तो 2 × 16, 12 रेशो 32, सिंपल रेशो हो जाएगा 3:8। मतलब नेचर में कहीं पर भी अगर CO2 होगा तो उसमें मास का रेशो 3:8 आएगा। समझ रहे हो बात को, अरे बोलो भाई, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ये जो लॉ है, ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है ना, प्राउस्ट या प्रॉस्ट, ठीक है, उन्होंने ये लॉ दिया था। इस लॉ का स्टेटमेंट लिखो, ठीक है ना, इस लॉ का स्टेटमेंट लिखो, अ कंपाउंड कंटेन्स, एनसीईआरटी की लाइन लिखवा रहा हूं, अ कंपाउंड कंटेन्स सेम प्रपोर्शन, contains proportion same proportion of elements. A compound always contains, always a compound always contains same proportion of elements by weight. समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मतलब एक कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो मास का जो प्रोपोर्शन है, ओके, वो हमेशा कैसा चलेगा बेटा, सेम चलेगा। क्लियर है, बोलो भाई हाँ या ना। तो ये दो बहुत ही सिंपल लॉ है, आपने ये दोनों लॉज 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, सुने होंगे। 9th क्लास में इन सबको डिटेल में करवाया जाता है, हम लोगों को बस ये लॉज लिखने हैं, याद रखने हैं, हाँ ऑब्वियसली समझने की कोशिश करनी है, ठीक है।
अगला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जॉन डॉल्टन ने दिया था। ठीक है, क्या हुआ भाई अनंत, बढ़िया हो? सैटरडे संडे तो खूब छुट्टी मनाई तुमने, पढ़ाई की कि नहीं की कुछ? थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लेना। आगे बढ़े, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल मैं कंसेप्ट स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। कल हमारा समझ लो मेन टॉपिक चालू होने वाला है, जिससे चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, तो कल हम चालू करेंगे मोल कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट लिखो, हमारे पास है थर्ड लॉ, ठीक है ना। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ये दिया था जॉन डॉल्टन ने। जॉन डॉल्टन का नाम तो सुना होगा तुमने। जॉन डॉल्टन ने अपनी जब एटॉमिक थ्योरी दी थी उसी के साथ दिया था। जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी बड़ी फेमस है, नाम सुना होगा तुम लोगों ने, है ना, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो जॉन डॉल्टन ने क्या बोला था, इन्होंने भी बोला था, लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसने बोला था कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, समझ आ रहा है? हमारे पास कितने एलिमेंट है बताओ? हमारे पास दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर ये दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? दो अलग अलग कंपाउंड। जैसे कि ये एक कंपाउंड बनाता है H2O और एक कंपाउंड बनाता है H2O2, समझ में आ रहा है? तो बोला इसमें भाई दोनों में रेशो हमने देख लिया, इसका रेशो कितना था? इसका रेशो था 1:8, इसका रेशो है 1:16, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, मास ऑफ वन एलिमेंट, समझ रहे हो? मैं अभी किसका मास उठा रहा हूं? ऑक्सीजन का। मास ऑफ वन एलिमेंट रिएक्टिंग विथ सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास जो दूसरे एलिमेंट के सेम मास से रिएक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो भाई इसको बोल दो भाई इसका 8 ग्राम इसके 1 ग्राम से जुड़ा है, इसका 16 ग्राम इसके 1 ग्राम से जुड़ा है। तो मास ऑफ वन एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट के सेम मास से जुड़ रहा है, समझ में आ रहा है? जो कि दूसरे एलिमेंट के किससे जुड़ रहा है? सेम मास से जुड़ रहा है, विल बी इन सिंपल रेशो।
समझ में आ रहा है? विल बी इन सिंपल रेशो। यहां कितना जुड़ रहा है? 8। यहां कितना जुड़ रहा है? 16। इन दोनों का रेशो निकालो, 8/16। इसको काट दो, ये हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है? तो यहां पर रेशो कितना आया? ऑक्सीजन का रेशो कितना आया? ऑक्सीजन का रेशो आया 1:2। समझ में आ रहा है? और ये रेशो जो आएगा ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो होगा। कैसा रेशो होगा जल्दी बताओ? सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनने चाहिए। समझ रहे हो? सेम एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यह लॉ अप्लीकेबल होगा। ठीक है ना? इस लॉ से हमको क्या पता चला? इस लॉ से हमें सीधी सीधी बात यह पता चली कि इस लॉ से हमको सीधी सीधी बात क्या पता चली? सीधी सीधी बात हमें इस लॉ से पता चल रही है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां जितने ऑक्सीजन होंगे उससे दुगने ऑक्सीजन यहां पर होंगे। यह हमें रफली आइडिया इससे लगता है। समझ में आ रहा है? याद रखना, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं। जब साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे उनको फॉर्मूले नहीं पता थे। समझ में आ रहा है? वो तो सीधे कंपाउंड उठा रहे थे। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना? उनको फॉर्मूले नहीं पता थे। ठीक है ना? तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से एटॉमिक थ्योरी को बल मिलता है। किसको मिलता है बल? एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी को क्या मिलता है? प्रमोशन मिलता है। ठीक है ना? कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है, क्योंकि ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। तो मान लेते हैं कि इस कंपाउंड के पास एक ऑक्सीजन एटम है, तो ऑब्वियसली इस कंपाउंड के पास दो ऑक्सीजन एटम होंगे। कितने ऑक्सीजन एटम होंगे बोलो जल्दी? समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना? इसमें हमारे पास बहुत सारे नाइट्रोजन का एक एग्जांपल है ठीक है ना, यहां पर हमारे पास एक नाइट्रोजन का एग्जांपल है। हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिया है। ठीक है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है ना? जिनको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहा जाता है, जैसे N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। यहां भी ये चीज प्रूफ होगी। यहां क्या, हर जगह ये चीज प्रूफ होगी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है? अब नाइट्रोजन का मास कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? हाँ, नाइट्रोजन का मास होता है 14। वेरी गुड। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और ऑक्सीजन का मास जो होता है वो होता है 16। यहां पर दो नाइट्रोजन है तो यहां पे मास का रेशो है 28:16। यहां पर है 14:16। यहां पर कितना है? यहां पर है 28:48। यहां पर है 14:32 और यहां पर है 28:80। 28:80। समझ रहे हो? अब लॉ क्या बोल रहा है कि उस एलिमेंट के मासेस जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के सेम मास से जुड़ रहे हैं। तो अभी मास तो सेम है ही नहीं, तो तुम किसी एक का मास सेम कर लो। मान लो मैं ऑक्सीजन का चेक कर रहा हूं तो नाइट्रोजन का सेम कर देंगे। नाइट्रोजन का सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? सेम करेंगे तो ये 28:16 है। अगर मैं इसको 14 करूंगा तो 14 क्या होगा? 8। तभी तो होगा सेम भाई। इसको 2 से डिवाइड करूंगा 14, तो उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। इसका वैसा का वैसे रहने दूंगा 14:16। इसमें डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा 14:24। इसको ये वैसा का वैसे ही रहने दूंगा 14:32। इसको कर दूंगा 14:40। समझ में आ रहा है? तो नाइट्रोजन के सेम मासेस से ऑक्सीजन का जो मास रिएक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है, वो सिंपल रेशो में होगा। देख लो, ऑक्सीजन का रेशो जो है वो है 8:16, 24:32, सबको 8 से डिवाइड कर दो। सबको किससे डिवाइड कर दो बोलो? सबको 8 से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 1:2:3:4:5। कैसा रेशो आया बेटा? सिंपल होल नंबर रेशो। बोलो हाँ या ना?
सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो बच्चों, आया समझ में? ठीक है ना। चलो इसको लिखना चालू करेंगे। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखो, इफ टू if two elements if two elements combine to form to form two or more compounds, ठीक है ना, कंबाइन विथ ईच अदर होना चाहिए, कंबाइन विथ ईच अदर, एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है, कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म, combine with each other to form two or more compounds, two or more compounds, two or more compounds, then masses of one element, masses of one element, masses of one element combining with same mass of other element, combining with same mass of other element, same mass of other element, ठीक है ना, आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, आर इन सिंपल, आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, वो मासेस जो हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। ठीक है बच्चों, लिखो एग्जाम्पल लिखो, हो गया बच्चों, बोलो भाई, हो गया। ये एग्जाम्पल लिख लो अगला, H3O एक कंपाउंड, H3O प्लस एक आयन होता है, ठीक है ना। ये जो तुम बोल रहे हो इसको बोलते हैं, ठीक है, ये आयन है H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन।
ये आयन केवल पानी के अंदर मिलता है, फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है। जब एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तब ये आयन बनता है H3O प्लस आयन। समझ रहे हो? तो उसको हम यहां स्टडी करने की उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, NO3 कोई वही है। अब तुम NO3 नहीं बोल रहे हो, NO3 बोलोगे तो NO3-1 बताना पड़ेगा। ये नाइट्रेट आयन है, ठीक है ना। तो इसकी स्टडी तब हम कर पाएंगे जब ये कंपाउंड के फॉर्म में आएगा तब। समझ में आ रहा है? जैसे NaNO3 की स्टडी करो, हालांकि वो इस लॉ के अंदर तो नहीं अप्लाई हो रहा जहां तक मुझे पता है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट है अपने पास, फोर्थ। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, प्रोपोर्शन। ये लॉ ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ठीक है ना। ये लॉ ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कभी कभी हमारे नीट और जेई में पूछ लेता है इसको, ठीक है। तो इसका सिंपल स्टेटमेंट है, वो लिख देते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? इफ वन एलिमेंट, लेट से मैंने ले लिया इफ वन एलिमेंट ए, एक एलिमेंट ए है, reacts with two other elements, reacts with two other elements, reacts with two other elements B एंड C। वो दो और एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर रहा है B एंड C इन सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ देयर मासेस, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ देयर मासेस। देन ऐसे केस में देन B and C will also form compound, will also form compound, will also form compound in simple whole number ratio of their masses, simple whole number ratio of their masses, simple whole number ratio of their masses। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ भी और कार्बन के साथ भी, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है H2O। रेशो है 1:8। क्या है रेशो? 1:8। इसके साथ रिएक्शन करके बना रहा है CH4।
रेशो जो आएगा 12:4 आएगा, 3:1, मतलब ये हो जाएगा 1:3। समझ में आए? तो ऐसे केस में ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएंगे और ये बनाते हैं CO2। समझ में आ रहा है? जो कि सिंपल रेशो में होगा, इससे तुम 3 उठा लो, इससे तुम 8 उठा लो, 3:8 एक सिंपल रेशो। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ। ठीक है बच्चों, बोलो आया ना? लॉ कुछ नहीं बोल रहा, देखो लॉ बस इतना बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंपल रेशो में कंपाउंड बना रहा है मास के, अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंपल रेशो में मास के सिंपल रेशो में कंपाउंड बना रहा है, तो ऐसे केस में कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ सिंपल रेशो में कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट को अभी याद ही करना शुरुआत में। कर लो, इसको लिख लो। बेटा जब तुमने कार्बन अपोजिट साइड लिखा है तो उस तरफ CH4 बनेगा ना, या फिर कार्बन की जगह तो ऑक्सीजन करो और ऑक्सीजन की जगह कार्बन करो। हो गया? बताओ। चलो, नेक्स्ट लॉ है हमारे पास फिफ्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है ना? इसे बोलते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये जो लॉ है, ये लॉ दिया था लूसेक ने, साइंटिस्ट ने। ठीक है ना? अब लूसेक क्या बोलता है? ठीक है ना, लूसेक ये बोलता है कि अगर दो गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं, कंबाइन हो रही मतलब कि केमिकली रिएक्ट कर रही हैं, अगर दो गैसेस आप और या फिर गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं रिएक्शन में, समझ में आ रहा है? तो ऐसा वो हमेशा सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम में करते हैं। ऐसा सिंपल रेशियो में होता है। बस कंडीशन ये है, प्रेशर और टेम्परेचर उस टाइम पर,
ठीक है ना। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो हम इसमें लिखेंगे व्हेन गैसेस, इसमें लिखेंगे व्हेन गैसेस कंबाइन, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो, वो ऐसा करते हैं, दे डू सो, वो ऐसा करते हैं, इन सिंपल, इन सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वो अपने वॉल्यूम के सिंपल होल नंबर रेशो में ऐसा करते हैं एट सेम कंडीशन ऑफ, एट सेम कंडीशन ऑफ, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, ठीक है ना, और ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, मान लो कि हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करती है तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, उससे बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें ये उसने जब एक्सपेरिमेंट कराया था तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा, जब 100 ml हाइड्रोजन रिएक्शन करता है 100 ml क्लोरीन के साथ तो उससे 200 ml हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो अगर तुम रेशो देखोगे तो रेशो निकल कर आएगा 1:1:2। क्या रेशो निकल कर आया? 1:1:2। लेकिन इसमें ये मत रट लेना कि सर 100 + 100 100 + 100 200 ही होगा हर बार, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट से हम लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और इनकी रिएक्शन से बना अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, तो अगर मैं इसका 100 ml लूंगा और इसका मैं लूंगा 300 ml, ठीक है ना, तो अमोनिया जो बनकर आएगा, अमोनिया 200 ml बनकर आएगा। रेशो अभी भी सिंपल है, रेशो अभी भी सिंपल है, 1:3:2। समझ में आया बेटा? ठीक है ना, रेशो सिंपल है। 200 आता कैसे? कल से पढ़ना चालू करोगे, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी तो शुरुआत हो रही बस। ठीक है, ओके, वो कल से पढ़ना चालू करोगे कि ये आता कैसे है, ये सब चीजें है ना। ठीक है, एक्चुअली में जब हम लोग 11th-12th पढ़ते तो हमारे सिलेबस में ये नहीं दिया गया है कि हमने कैसे डिस्कवर किया कि किसका एटॉमिक मास क्या होता है। हमने ये नहीं, हम लोग ये नहीं पढ़ते कि क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं, बेसिक चीज़ों का, वो सब हमारे सिलेबस में है नहीं एक्चुअली। ठीक है ना, ओके, तो वो कहीं मिलता भी नहीं है डिटेल में। समझ में आ रहा है ना। तो हमारी कहानी कहाँ से चालू होती है? हमारी कहानी चालू होती है मेन मोल कंसेप्ट से, जो कल चालू होगा आपका। ठीक है, हाँ भैया, मुझ पे विश्वास करो। ठीक है ना, ओके। और तुम ऐसा पूछ रहे हो, मैं सोच रहा हूं तुमने तो पढ़ा है ना 11th? नहीं पढ़ा? ये नहीं पढ़ा तुम लोगों ने 11th में स्कूल में? पढ़ाएंगे अभी, टेंशन ना लो, है ना। लेकिन ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप होती। ये टॉपिक है स्टोइशियोमेट्री का, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? स्टोइशियोमेट्री, मोल कंसेप्ट, बेसिक मोल कंसेप्ट, बेसिक मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके 3-4 टॉपिक फिर आएगा स्टोइशियोमेट्री, तब ये पढ़ोगे। ओके, तो टेंशन मत लो, कुछ नहीं छुड़वाया जाएगा, सब कंप्लीट कराया जाएगा।
आगे बढ़े, बताओ बच्चों, इसको लिख लो। ये जितने भी लॉस कराए हैं ये लॉज इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे, उनसे ज्यादा ये लॉ कई बार काम आ जाएगा। इसको कहा जाता है एवोगैड्रोज लॉ। सिक्स्थ, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या बोलता है? एवोगैड्रोज लॉ बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव equal number of molecules, equal number of molecules at same condition of temperature and pressure, same condition of temperature and pressure। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इधर देखो, मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास मैंने 3 कंटेनर ले लिए हैं, 3 कंटेनर ले लिए और तीनों का वॉल्यूम कैसा है? एक बराबर। ठीक है ना, मान लो ये भी 10 लीटर का है, ये भी 10 लीटर का है और ये भी 10 लीटर का है, तीनों के वॉल्यूम बराबर है और मैंने तीनों केस में सेम टेम्परेचर ले लिया है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, तो सिंस तीनों के वॉल्यूम बराबर हैं, मैंने अलग अलग गैस भर ली, इसमें हाइड्रोजन गैस, इसमें हीलियम गैस और इसमें CH4 गैस। समझ में आया? तो ऐसे केस में जब तीनों के वॉल्यूम बराबर है तो ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि जितने मॉलिक्यूल्स H2 के होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 जितने होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स हीलियम के होंगे और उतने ही मॉलिक्यूल्स CH4 के होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा भाई? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़े हैं। हीलियम के केस में एटम ही मॉलिक्यूल है, वही एटम और वही मॉलिक्यूल है। और CH4 का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है? CH4 का मॉलिक्यूल ऐसे दिखता है, कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये इसका एक मॉलिक्यूल है। तो जब वॉल्यूम बराबर होगा तो जितने मॉलिक्यूल्स इसके होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके होंगे और उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके होंगे। ये बोलता है एवोगैड्रोस लॉ। अभी तक जितने लॉस पढ़ाए हैं उनमें मैं ज्यादातर लॉस को यूज हम नहीं करते हैं क्लासेस में, ये लॉ हम यूज करते हैं आगे चल के। समझ में आ रहा है? तो इस लॉ को अच्छे से रखो। ठीक है, ये लॉ मेरा फेवरेट लॉ है। ठीक है, मैं इसको कभी भी पूछ लेता हूं और अगर मोल कंसेप्ट या उससे रिलेटेड चैप्टर चल रहे हैं तो मैं हमेशा पूछ लूंगा कि एवोगैड्रोस लॉ बताओ। समझ में आ रहा है? ठीक है, एवोगैड्रो लॉ ने इतना बड़ा काम किया था। एक्चुअली जब डिस्कवरीज हो रही थी तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी और इसकी एटॉमिक थ्योरी के बाद आया था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो लूसेक ने दिया था। समझ में आया? तो लूसेक ये बोल रहा था कि मेरा लॉ सपोर्ट करता है डाल्टन को और डाल्टन बोल रहा था कि नहीं नहीं नहीं, इसका लॉ तो थोड़ा अलग है, मेरे से अलग है, मैं तो मास पे बात कर रहा हूं, ये वॉल्यूम पे बात कर रहा है, अलग चीजें। ठीक है ना, लेकिन इनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन था, जो विरोधाभास था इन दोनों के बीच में, इसको क्लियर किया था एवोगैड्रो के लॉ ने। ठीक है ना, एवोगैड्रो ने अपने लॉ के थ्रू ये प्रूफ किया था कि जो मतलब अपने लॉ के थ्रू ये समझाया था, एवोगैड्रो के लॉ से पहले लोग हाइड्रोजन गैस जो था ना, उससे पहले हाइड्रोजन गैस को लोग H मानते थे। समझ में आया? एवोगैड्रो के लॉ के बाद आफ्टर दिस लॉ वो हाइड्रोजन को H2 मानने लग गए। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन को क्या मानने लग गए हम लोग? H2 मानने लग गए। समझ में आ रहा है? तो एवोगैड्रो ने यह बताया था कि जो गैसेस होती हैं उनमें 2 या 3 एटम्स आपस में जुड़ के रहते हैं। समझ में आया? और इसीलिए एवोगैड्रो का इतना फेमस नाम है और इसीलिए मोल कंसेप्ट में जो आता है नंबर 6.02 × 10⁻23
उसको एवोगैड्रो नंबर रहता है, पढ़ोगे वो भी आगे की क्लासेस में। 2 या 3 एटम्स को जोड़कर बनती है ही। अब केमिस्ट्री केमिस्ट्री एक्सेप्शन खत्म बात। तुम केमिस्ट्री वाले से पूछोगे कि ये क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, एक्सेप्शन है वो। क्यों एक्सेप्शन है, पढ़ोगे आगे। हीलियम कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस है हीलियम, इनर्ट गैस है हीलियम। और इनर्ट गैस इनर्ट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो हीलियम अकेले क्यों रह रहा है, क्योंकि हीलियम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सिंपल, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिसका ज्यादा बड़ा हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है ना। ये लॉ तुमने ये बोला कि जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा डेंस होगा, यस। तो ये सेम टेम्परेचर प्रेशर पे CH4 ज्यादा डेंस है H2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सही बोल रहे हो। तुम सेम टेम्परेचर प्रेशर रखोगे तो हाइड्रोजन लेस डेंस है, CH4 ज्यादा डेंस है। और यही रीजन है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, जो ज्यादा हैवी गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नीचे रहती हैं। और जो ज्यादा लाइटर गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, हमेशा हाइड्रोजन हीलियम को बोला जाता है कि अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां हाइड्रोजन और हीलियम स्मॉल अमाउंट में पाई जाती हैं। लेकिन इस लेवल पे हाइड्रोजन और हीलियम एज अ गैस आपको देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। लिख लो एवोगैड्रोस लॉ और बात करके आना। इसका स्टेटमेंट कितना अच्छा है, देखो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद कर लोगे कि नहीं, इंपॉर्टेंट लॉ है। अभी स्कूल वगैरह में अगर तुम दोगे एग्जाम, स्कूल वगैरह के टेस्ट दोगे तो ये पूछे जाएंगे लॉज। समझ में आ रहा है, डेफिनेशंस और लॉज याद होने चाहिए। जितनी अभी तक डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, जितने अभी तक लॉज पढ़ाए, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल वाला पार्ट कल नहीं, कल तो मैं समझाऊंगा। परसों से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाला पार्ट चालू हो जाएगा, मतलब कल के बाद जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी, ठीक है। लेकिन इस पर बेस करके भी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जेईई नीट में, ठीक है ना। इस पर बेस करके जैसे अभी रीसेंट 2024 या 25 में मेरे पास एक क्वेश्चन होगा। अब एक क्वेश्चन जो आया था वो किसके ऊपर बेस्ड आया था, जो अभी अपन लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वेट, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उस पर बेस करके एक जेईई मेन का सवाल आया हुआ है, ठीक है। मैं उसकी पीपीटी बना के नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा अभी वो क्वेश्चन। पढ़कर आना जितना पढ़ाया है अभी तक। और इसका भी क्वेश्चन निकालूंगा मैं, किसका, लॉस का, ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थ्योरी कर लो, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑब्वियसली बहुत पुरानी थ्योरी है। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में आई थी, दिया था इसको जॉन डॉल्टन ने, ठीक है ना, जॉन डॉल्टन ने दिया था। तो इसके स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, ऑल दी सब्सटेंसेस, ऑल दी सब्सटेंसेस, ठीक है ना, मैटर आर मेड अप ऑफ, आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड, कॉल्ड एटम्स, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है एटम इज, एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल, ठीक है ना।
इनडिविजिबल का मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये जॉन डाल्टन ने बोला था 1808 में, क्योंकि बहुत पुराना है। अब तो हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, वो किस में डिवाइड किया गया बोलो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। बिल्कुल सही, जानते हो तुम लोग। तीसरा पॉइंट था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element have same atomic masses, same atomic masses and properties, same atomic masses and properties। ठीक है भाई, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनके मासेस सेम होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ऑब्वियसली उनको अभी आइसोटोप के बारे में ज्यादा पता नहीं था। समझ में आ रहा है? ठीक है। फोर्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैव different atomic masses, have different atomic masses, different atomic masses and different properties, different atomic masses and different properties, different atomic masses and different properties। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है एटम, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम ना तो क्रिएट हो सकता है, ये मास वाले लॉ से आया था, है ना। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction, in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट हो सकता है, एटम ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। समझ रहे हो? वहां पर केवल एटम्स का क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन में एटम का केवल क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। ये लॉ है डाल्टन्स लॉ, इसको अच्छे से याद कर लेना। हाँ बेटा, बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन अलग बात हो गई, है ना। 1808 में तो किसी को न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता था, तो न्यूक्लियर रिएक्शन कहां से पता चलेगी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी 1909 में जाकर रदरफोर्ड ने। 1909 में तो एक्सपेरिमेंट किया था, उसको 1-2 साल अपने एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करने में लग गए थे। 1911 में उसने अपना पेपर दिया था, तो लगभग इसके 100 साल बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन तो उसके बाद ही आई होंगी, तो इसको उस टाइम पर नहीं पता था। और एक और चीज, उसको बुक्स में स्पेसिफाई कर दिया जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अलग होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन अलग होती है। समझ में आ रहा? तो स्पेसिफाई किया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। समझ में आई ये बात? तो ऑब्वियस, इतनी पुरानी थ्योरी है, कभी ना कभी तो गलत होनी है। सारे पॉइंट्स तो अगर देखा जाए तो कौन से 2 सही हैं? सारे पॉइंट गलत है इसमें। कौन सा वाला? पहला और आखिरी? अच्छा, अभी के टाइम के हिसाब से अगर हम केमिकल रिएक्शन में देखें तो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से पहला और आखिरी यस सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहला वाला भी गलत हो गया भाई। मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल एटम से बना, लेकिन उससे भी छोटे पार्टिकल है, तो पहला वाला भी गलत है ऐसे देखा जाए तो। समझ में आ रहा है? लेकिन डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से ये सारे पॉइंट हमें याद करने।
ओके, तो इसको याद कर लेना, इनको हाँ लिख लेना अभी। और इसके बाद हम कल शुरुआत करेंगे अब मोल कंसेप्ट की। कल हम शुरुआत करेंगे मोल कंसेप्ट की, ठीक है। 1 मिनट वेट करो।